नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने आपके साथ चैप्टर नंबर 1 को खत्म किया था और आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं कक्षा 10वीं का, जिसका नाम है बहुपद। जो ये बहुपद वाला चैप्टर है ये आप अपनी 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। और वहां से लगभग 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनता है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा 9th वाला रिवाइज कराएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बहुपद चैप्टर है, बहुपद चैप्टर को पढ़ने से पहले 2 चीजों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज हमारे पास जो आती है उसका नाम होता है चर, और जो दूसरी चीज हमारे पास आती है उसका नाम होता है अचर, ठीक है। 2 तरह की चीजें हैं, एक है चर और एक है अचर। अब जो अचर है, अचर का मतलब होता है जिसका मान स्थिर रहता है, ठीक है। जो जिसका मान है वो स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है ना। आप ऐसा लिख सकते हो सीधा सीधा, जिसका मान बदलता नहीं है। तो बिल्कुल आसान सी चीज, कुछ भी नहीं है। जिसका मान स्थिर रहता है, जो बदलता नहीं है, उसे अचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, अगर मैं एक उठा लूं तो आप बोलोगे एक हिंदुस्तान में भी एक ही बोला जाता है, पाकिस्तान में भी एक को एक बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक को एक बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी एक को एक बोलते हैं। तो कहने वाला एक का मान हर जगह स्थिर रहता है, कभी बदलता थोड़ी है। तो 1 2 3 3.4 माइनस का 4.6, इस तरह के जितने भी संख्याएं हैं, ये सारी की सारी संख्याएं को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, अचर, ठीक है। अब चलते हैं चर की तरफ। चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जो जिसका मान होता है वो क्या रहता है? बदलता रहता है। उसको क्या कहते हैं? उसे चर कहते हैं। बस जिस भी चीज का मान बदलता रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जैसे हमारे पास है x y z w t, ये सारे के सारे चर होते हैं क्योंकि इसका मान हमेशा चेंज होता रहता है। अब आपके दिमाग में सर इसका मान कैसे चेंज होता है? देखो, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हमने इस तरह की चीज पढ़ी थी कि 2x + 3 5 के बराबर है और आपसे कहता था हल करके दिखाओ। तो जब आप हल करते हो तो 2x को यहां का यहां रखेंगे, इस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे, तो 5 - 3 हो जाएगा। तो 2x = 2, तो x का मान आएगा 2/2, इसको काटूंगा तो 1, तो x का मान 1 आ गया। अगला सवाल, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है 3x - 4 और बराबर है 5। आपसे कहता है इसको हल करके दिखाओ, तो आपको पता है 3x को इधर रखेंगे, इस -4 वाले को जब मैं उठा के उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x = 9, तो x का मान आएगा 9/3। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखो, इस सवाल में x का मान 1 था, इस सवाल में x का मान 3 है, किसी सवाल में -2 आएगा, किसी में 7/8 आएगा, किसी में 4/3 आएगा, किसी में -3 आएगा। तो कहने का मतलब हर सवाल में x का मान बदलता जा रहा है, और जब x का मान बदलता है तो x को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो अब तक हमने आपको 2 चीजें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, चर और अचर। चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x y z w t, और अचर वो है जिसका मान कभी बदलता ही नहीं है, चाहे कहीं मर्जी चले जाओ, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे पाकिस्तान में। जैसे कोई भी संख्या है 1 1.2 -3.7 4.8, ये सारी संख्या ऐसी हैं जिनके मान कभी भी बदलते नहीं है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको याद होगा तो आपने इससे पहले ना ये पढ़ा था, बीजकीय व्यंजक। बीजकीय व्यंजक जो है वो हम अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक का मतलब होता है आप चर लो, अचर लो, और एक छोटी सी चीज होती है प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है? भाग, और फिर क्या है? गुना। इन 4 चीजों को और किसको? चर को और अचर को आपस में जोड़ दो तो उससे बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे हमने आपसे ये बोला 3x की शक्ति 2 y की शक्ति 2 जमा में 3 बटे वर्गमूल xy जमा में 6
x जमा में 8y जमा में 10। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। कहने का मतलब जिसके बीच में चर भी आता है, जिसके बीच में अचर भी आता है, और प्लस माइनस भाग गुना, इसमें से हम चीजों को उठा के यहां ले आते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम लोग इसके बीच में चर को लेते हैं, अचर को लेते हैं, और साथ में प्लस माइनस गुना और भाग, इनको उठा लेते हैं। तो इससे जो भी चीज हमारे पास बन के तैयार होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं, जो हम अपनी 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा। अब हमारा जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बहुपद का। तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि बहुपद क्या होते हैं, क्या बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, और अगर नहीं होते तो कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद बनेंगे और कौन से नहीं होंगे, और अगर नहीं है तो क्या ये बीजीय व्यंजक से अलग है। ठीक है, चलें। बहु का मतलब होता है एक या एक से अधिक, या आप ऐसे कह सकते, बहु का मतलब होता है अधिक। ठीक है, और पद का मतलब तो आपको पता ही है, जो भी इसके बीच में हमारे पास क्या होते हैं? टर्म्स होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो आप कह सकते हो एक से अधिक पद, एक या एक से अधिक पद। ठीक है, एक या एक से अधिक पद हो तो हम उसको बहुपद कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो सारे के सारे बीजीय व्यंजक जो होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा पद होता है। तो इसका मतलब क्या सारे बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे? अरे भैया, अगर सारे के सारे होते तो फिर इसका नाम अलग रखने की क्या आवश्यकता थी? बीजीय व्यंजक ही चलने देते, तो बहुपद को क्यों लेके आए? तो कहने का मतलब है बहुपद वे बीजीय व्यंजक होते हैं। जो बहुपद है ना, बहुपद क्या होते हैं? वे बीजीय व्यंजक होते हैं। जो बहुपद हैं वो वे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की शक्ति, जिनमें चर की जो शक्ति है, जिनमें चर की शक्ति क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। जिसमें जो भी चर आ रहा है उसकी जो शक्ति है वो पूर्ण संख्या है, तो उस बीजीय व्यंजक का नाम होता है बहुपद। समझ गए? अब पूर्ण संख्या के बारे में अगर आपको याद होगा तो हमने आपको सिखाया था पूर्ण संख्या कौन कौन सी थी? 0, 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब जो भी चर आएगा ना, आपको उस चर की शक्ति देखनी है। अगर उस चर की शक्ति इनमें से कोई ना कोई एक है तब तो वो बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद बनेगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये लिख लिया 3x की शक्ति 2 जमा का 5xy और जमा में 6। मैंने ऐसे लिया 3x की शक्ति 2 जमा में 5xy जमा में 6। अब आप देखो एक या एक से ज्यादा टर्म है, कितनी है? 3 पद है इसके बीच में। अब आपसे कहते हैं ये बताओ, आपको ये तो पता ही है कि ये बीजीय व्यंजक तो है ही, अब हमें ये चेक करना है क्या ये बहुपद है। तो बहुपद के लिए हमने क्या कहा? आपको चर की शक्ति पूर्ण संख्या देखनी है। अब ये सोच के बताओ इसके बीच में कौन कौन चर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था चर कौन कौन है। एक तो भैया जी x है और एक हमारे पास क्या है? y। अब आपको इनकी शक्ति देखनी है। अगर मैं इसकी शक्ति देखूंगा तो इसकी शक्ति कितनी है? 2 है। 2 तो पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये भाई साहब तो हो गए पास। x की शक्ति देखा कितना है? 1, ये भी यहां बैठा है तो ये भी पास हो गया। y की शक्ति देखी, ये भी पास हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके अंदर चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या है। तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके बीच में चर की शक्ति पूर्ण संख्या होती है वो क्या होता है? एक बहुपद होता है। समझ गए? इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी वजह से आपकी किताबों में यहां p लिखा होता है और उसकी ब्रैकेट में वो चर लिखे होते हैं जो इसके बीच में आते हैं। तो आप कह सकते हो ये 2 चरों वाला एक बहुपद है। ठीक है, 2 चर वाला एक बहुपद। और उदाहरण देखते हैं। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया px बराबर है x की शक्ति 3 जमा 3x की शक्ति 2 जमा में 6x जमा में 8। और आपसे कहते हैं चेक करके बताओ कि ये बहुपद है कि नहीं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी चर आ रहा है उसकी शक्ति देखनी है। इसके बीच में चर कौन है? इसके बीच में चर देखो, ये x है, यहां भी x है और यहां भी x है। तो अब मुझे देख के बता शक्ति कितनी है। यहां x की शक्ति कितनी? 3। यहां x की शक्ति कितनी है? 2। और अगर मैं यहां x की शक्ति की बात करूंगा तो कितना है? 1। तो एक बार 3 है, एक बार 2 है, एक बार 1 है,
और अगर मैं ध्यान से देखूं तो 3 भी बैठा है पूर्ण संख्या में, 2 भी बैठा है पूर्ण संख्या में, 1 भी बैठा है पूर्ण संख्या में। इसका मतलब मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला बीजीय व्यंजक क्या है, एक बहुपद है। बिल्कुल आसान सी चीज है। जैसे मान लो हमने आपसे ये पूछा px बराबर x की शक्ति 2 जमा में 5/x जमा में 6, और आपसे कहते हैं मुझे चेक करके बताओ ये बहुपद है कि नहीं। तो आपको फिर वही देखना है, क्या, चर की शक्ति देखो कैसे आएगी, बोलो। इसको लिखेंगे px बराबर x की शक्ति 2, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 5, ये ऊपर जाएगा, x की शक्ति -1 और जमा में क्या आएगा 6। अब देखो x की शक्ति कितनी है 2, तो 2 तो पूर्ण संख्या है। x की शक्ति कितनी है -1, और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके बीच में कहीं पर भी पूर्ण संख्या नजर नहीं आती, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं होती। तो इस चर की शक्ति जो है वो तो पूर्ण संख्या आई नहीं, और अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगी तो हम कह सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गया मैंने क्या कहा है। मान लीजिए, चलिए और लेते हैं। जैसे हमने लिखा px बराबर है x की शक्ति 2 जमा में 5 वर्गमूल x और जमा में 6, x की शक्ति 2 जमा में 5 वर्गमूल x जमा में 6। आपसे पूछा मुझे चेक करके बताओ बहुपद बनेगा नहीं बनेगा। हमें तो क्या करना है, हमें तो चर की शक्ति देखनी है। इसमें चर कौन है, इसमें चर तो x है, तो x की शक्ति देखो। जब हम x की शक्ति देखेंगे तो यहां x की शक्ति 2, पास जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये तो पास है। वर्गमूल x को लिखेंगे क्या, x की शक्ति 1/2 है ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब x की शक्ति 1/2 होता है, और जमा में 6। अब आप देख सकते हो जो 2 है ना, 2 वो तो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो 1/2 है वो तो पूर्ण संख्या है नहीं। और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन बहुपद बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बहुपद होगा ही नहीं। ठीक है, और देखते हैं। जैसे मान लो हमने आपको से बोला px बराबर है x की शक्ति 2/3 और जमा में 6। आपसे पूछा गया बताओ ये बहुपद बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बिल्कुल आसान है, क्या देखना है, चर की शक्ति। इसमें चर कौन है, x है, x की शक्ति कितनी है 2/3 है। अब मुझे बताओ क्या पूर्ण संख्या में कहीं, पूर्ण संख्याओं में कहीं आपको 2/3 दिख रहा है। अरे भैया 2/3 काटोगे तो 0.66 आएगा, और 0.66 तो पूर्ण संख्या के बीच में बिल्कुल भी नहीं होता, और अगर बिल्कुल नहीं होता तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका चर की शक्ति पूर्ण संख्या नहीं है, और अगर चर की शक्ति पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका सीधी सी बात है ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो बीजीय व्यंजक है वो बिल्कुल भी बहुपद नहीं बनेगा। समझ गए। चलो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, फिर आप मुझे सोच के बताना। मान लो मैंने लिखा px बराबर है x की शक्ति 3 जमा में 5 x की शक्ति 2 जमा में 6 वर्गमूल x और जमा में 8। आपसे कहते हैं चलो ऐसा कर देते हैं, इसको और अच्छा कर देता हूं थोड़ा सा। हमने इसको ऐसे कर दिया। अब आप मुझे बताओ क्या ये बहुपद बनेगा, है ना। मैंने x की जगह 6 पे वर्गमूल लगा दिया और आपसे पूछा बहुपद है कि नहीं। अब आपको ऐसा नहीं करना कि वर्गमूल देखते सर नाचना शुरू कर दो, नहीं जी ये तो है नहीं, वर्गमूल आ गया। नो, यू हैव टू सी द शक्ति ऑफ चर, है ना। हम लोगों को चर की शक्ति देखनी है। अगर मैं चर की शक्ति की बात करूंगा, इसमें चर कौन है, x, तो x की शक्ति 3 है। यहां देखूंगा x की शक्ति 2 है, यहां देखूंगा x की शक्ति 1 है। तो 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 2 भी एक पूर्ण संख्या है, और 1 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 3, 2, 1 सारी पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब ये वाला जो चीज है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। किसी भी बहुपद में एक से ज्यादा चर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं नहीं पता। आपको सिर्फ इतना देखना है कि सबकी शक्ति एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो है आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी एक्सप्रेशन में अगर ये दिख जाए, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में ये दिख जाए, अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन में ये दिख जाए, और अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में ये दिख जाए, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में ये दिख जाए, अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में ये दिख जाए, तो समझ लेना ये हमारे बहुपद के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इसमें x की शक्ति जो है वो पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। और अगर पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो हम कह सकते हैं जिस भी बीजीय व्यंजक में ये सारी चीजें आएंगी वो बिल्कुल भी बहुपद नहीं बनेगा। आप चाहे इस साल का पेपर उठा लेना, चाहे पिछले साल का पेपर उठा लेना, आपको 1 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलेगा। वहां पे 4 बीजीय व्यंजक दिए होंगे और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा बहुपद है। आपको कुछ भी नहीं करना,
चर को देखना है, चर की शक्ति को देखना है। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बिल्कुल भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया सारा? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या कहता है आपसे। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है किसी भी बहुपद की घात का मतलब क्या है, और बहुपद के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत काम के हैं, पूरे चैप्टर में हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं बहुपद की घात। आपसे कहता है किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम शक्ति, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम शक्ति को बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो चर के, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम शक्ति को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुपद दे रखा है, उसमें लिखा है 3x की शक्ति 3, 5x की शक्ति 2 जमा का 6x जमा में 8। आपसे कहते हैं पहले चेक करके बताओ क्या ये बहुपद है। तो हम देख सकते हैं इसमें x की शक्ति 3 है, इसमें x की शक्ति 2 है, इसमें x की शक्ति 1 है। तो ये तीनों की तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका मतलब बहुपद तो है। इन तीनों पूर्ण संख्याओं में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? सबसे बड़ी शक्ति 3 है। इसका मतलब जो बहुपद की घात है वो कितनी आएगी? 3 आएगी। मान लो एक बहुपद और लेते हैं, मैंने लिख दिया 5x की शक्ति 5, 7x की शक्ति 3 जमा में 100x की शक्ति 2 जमा में 102x और जमा में 1003। और आपसे कहता है बताओ इस बहुपद की घात क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चर की शक्ति देखनी है। इसमें चर कौन है? x की शक्ति 5, 3, 2, 1। इन सब में बड़ा कौन है? 5 है। तो आप लिख सकते हो ये जो बहुपद बना, इस बहुपद की जो घात है, इस बहुपद की घात कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी चीज है। किसी भी बहुपद में जो भी चर होता है उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको हम लोग घात बोलते हैं। आगे चलते हैं बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास कोई भी एक बहुपद लिखा है 5x की शक्ति 3, 6x की शक्ति 2 जमा का 8x जमा का 10। आपसे कहते हैं आपको गुणांक बताने हैं, तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे x की शक्ति 3 का गुणांक। कोई अगर आपसे ये पूछे ये बताओ x की शक्ति 3 का गुणांक क्या है, तो आप ये बताओगे जो भी x की शक्ति 3 के सामने लिखा है वो x की शक्ति 3 का गुणांक है। अब x की शक्ति 3 के सामने कौन लिखा है? 5। तो x की शक्ति 3 का गुणांक कितना हो गया? 5 हो जाएगा। फिर आप क्या लिखोगे? x की शक्ति 2 का गुणांक। जो x की शक्ति 2 है, x की शक्ति 2 का गुणांक क्या आएगा? जो x की शक्ति 2 के सामने लिखा है, तो कितना आ गया? 6 आ गया। फिर आपसे ये कहेगा ये बताओ x का गुणांक। जो x है, x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक कितना है? 8 है। और कोई अगर आपसे पूछेगा एचर कौन है, तो आप बता देना इसके बीच में जो 10 है, 10 क्या है? एचर है। बिल्कुल सिंपल है। मान लो हमने ऐसा लिख दिया px बराबर है माइनस का 5x जमा में 6। तो आप देख सकते हो बहुपद तो है। फिर आपसे कहते हैं ये बताओ x की शक्ति 2 का गुणांक क्या है। फिर आपसे कहते हैं ये बताओ x का जो गुणांक है वो क्या है। और फिर आपसे कहते हैं ये बताओ एचर क्या है। अगर आप एचर की बात करोगे तो इसमें 6 है, क्योंकि x तो आता नहीं इसमें। अब x का गुणांक क्या है? जो उसके सामने लिखा है, कितना? -5। x की शक्ति तो इसमें है ही नहीं, और अगर है नहीं तो x की शक्ति 2 का गुणांक कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी बहुपद के जो गुणांक हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आसान था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बहुपद के गुणांक समझ गए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हमने ये लिखा -3x की शक्ति 3 माइनस का 2/3 x की शक्ति 2 जमा का 8। और आपसे कहते हैं ये बताओ x की शक्ति 2 का जो गुणांक है वो क्या आएगा, और जो एचर है वो क्या आएगा, और जो x का गुणांक है वो क्या आएगा। तो आप देख सकते हो
x की शक्ति 2 का गुणांक, जो x की शक्ति 2 के सामने लिखा है भैया जी, कौन लिखा है, माइनस का 2/3 लिखा है, तो x की शक्ति 2 का जो गुणांक है वो है माइनस का 2/3। एचर कौन है, जिसमें x नहीं आता, x किसमें नहीं आता, 8 में नहीं आता, ठीक है। x का गुणांक, अब इसके बीच में कहीं x दिख रहा है, अकेला x तो है नहीं, और अगर अकेला x नहीं है तो उसका गुणांक कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, देखिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है घात के अनुसार बहुपद, है ना। घात के अनुसार बहुपद कितनी तरह के होते हैं, बहुपद बहुत सारी तरह के होते हैं, हमें 3-4 पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज, अगर किसी बहुपद की घात 0 है तो उसका नाम होता है एचर बहुपद। अगर किसी की घात 1 है तो उसका नाम है रैखिक बहुपद। अगर 2 है तो द्विघात बहुपद, और अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद, ठीक है। एचर बहुपद में जैसे मान लो हमने 2 लिख दिया और आपसे कहेगा बताओ है कि नहीं है, तो आपको मालूम है आप 2 को लिख सकते हो, 2 गुना 1, 1 को लिख सकते हैं x की शक्ति 0। अब 0 जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसका ये वाली जो चीज है वो बहुपद है, इसके बीच में x था नहीं, हम धक्के से लेके आए, ठीक है। रैखिक बहुपद में जैसे आप लिख सकते हो 2x जमा 3। अब देखो इस वाले बहुपद में x की अधिकतम शक्ति 1 है, तो ये रैखिक हो गया। इसको देखो जैसे हमने लिखा 3x की शक्ति 2 जमा का 5x जमा का 6, तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास है 3x की शक्ति 3, 5x की शक्ति 2 जमा का 6x माइनस 8, तो ये हमारे पास क्या है, त्रिघात बहुपद है। अगर हम इसको जनरल लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, px बराबर ax, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, px बराबर ax की शक्ति 2 bx जमा c, a का मान 0 नहीं आएगा, a b c वास्तविक संख्याएं, जो abc है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। ऐसे इसको लिख सकते हैं, px बराबर ax की शक्ति 3, bx की शक्ति 2, cx जमा d, तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम इसको सामान्य रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, शाबाश, बिल्कुल आसान सी चीज है। हमने इसको लिखा px बराबर ax, a का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। px बराबर ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, abc वास्तविक संख्याएं हैं। ax की शक्ति 3 जमा में bx की शक्ति 2 जमा में cx जमा में d, a का मान 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर 0 हो गया तो उसकी घात जो है वो कम हो जाएगी। ये समझ में आ गया। ये आपने सारे के सारे जो चीजें हैं वो अपनी 9th क्लास में पढ़ी है। इसके बाद हम अगले